हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही थी, उस सीरीज की ये सेकंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हमने ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस टाइप जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद एयर एंड सनलाइट टू गिव। आपके पास क्या है? क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि जो आपका क्लोरोफॉर्म होगा यानी कि CH-Cl3। क्लोरोफॉर्म अपने पास क्या होता है? तो CH-Cl3, CH-Cl3 ये क्लोरोफॉर्म है। ये बेसिकली रिएक्ट करेगा विथ एयर एंड सनलाइट। एयर एंड सनलाइट, तो बेसिकली हमारे पास सनलाइट है HNO एंड एयर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो आपको मिलने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा? ठीक है, आज फर्स्ट डे है मेरा। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका गंगेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये रिएक्शन हो तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अच्छा, ये कैसे मिलता है? ये CH-Cl3 ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, कैसे मिलता है आपको? जैसे हमारे पास क्या होता है, CH4 होता है ना, इसका जब हम क्या करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, ये अरे Cl2 इसका हेलोजिनेशन कराते हैं, इसका क्लोरीन के साथ हेलोजिनेशन कराते हैं और सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये सबसे पहले आपको क्या मिलता है? CH3Cl। आपको क्या मिलता है? CH3Cl। वापस से आप क्लोरीन के साथ क्या कराओगे? HNO के प्रेजेंस में वापस से ये रिएक्शन फिर से वही कंडीशन में होगी तो मिलेगा CH2Cl2। ठीक है, ऐसे ही आपका वापस से फिर से Cl2 के प्रेजेंस में HNO मिलेगा, HNO के प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा CH-Cl3 और ये क्या होता है आपका? ये आपका क्लोरोफॉर्म हो जाता है, यही आपका क्लोरोफॉर्म हो जाता है। ये वापस से फर्दर रिएक्शन होती है Cl2 के प्रेजेंस में एंड HNO के प्रेजेंस में, तो आपको CCl4 मिलता है और ये कंप्लीट रिएक्शन है। इसका पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ओके दीपक, बी ऑप्शन बता रहे हो, CCl4। अच्छा, यहाँ पे इस रिएक्शन में ये CH4 का जब क्लोरीनेशन कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो आपको CCl4 मिलेगा एट द लास्ट। ठीक है मैम, आई एम आल्सो न्यू स्टूडेंट। ओके, क्लासिफिकेशन। ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दीपक भी बता रहे हो आप, तो यहाँ पे देखो क्या है दीपक, तो इसका आपको फाइनल प्रोडक्ट CCl4 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्लोरोफॉर्म है और क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन यहाँ पे तो Cl2 प्रेजेंट होता। मान लो अगर क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन आप Cl2 और HNO के प्रेजेंस में कराते तो आपको फॉर श्योर CCl4 मिलता, लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखो तो रिएक्ट्स विथ एयर यानी O2 एंड एक्सेट्रा प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? O2 प्रेजेंट होगा ना, एयर में मेनली आपका O2 प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा COCl2। क्या बनेगा? COCl2 और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, यही अगर आपसे बोला होता है इसका क्लोरीनेशन करा रहे होगे तो आपको मिलेगा ये CCl4। ठीक है, तब आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अभी तो एयर के प्रेजेंस में हो रहा है यानी कि O2। हाँ एग्जैक्टली, सीनेट वाले पढ़ सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम। हमारे पास वेट ऑफ जो है इतना वाटर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास जो वाटर है उसका वेट 0.018 ग्राम है, ठीक, तो इसमें कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे? ठीक है, क्या कह रहे हो? तो फिर इसमें कितना नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? बैच PDF अभी मैं बताती हूँ आपको कहां से मिलेगा अंशिका। ठीक है, तो दीपक इसका बता रहे हैं सी आंसर। चलो इसको, ये आपका बी रहेगा, ये सी रहेगा। ठीक है, चलो देखते हैं कितना मिलेगा। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बताना है कितने ग्राम ऑफ वाटर में, तो 0.018। ठीक, अब हम जानते हैं जो n होता है दैट इज स्मॉल m by m।
ठीक है। ये m क्या होता है, जो भी आपको मास दी है और अपना मॉलिक्यूलर मास होता है m। अच्छा वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा बताओ, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा, अपने पास H2O है, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 into 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक जो वेट होता है वो कितना होता है 8 और 9 16, तो ये 16 होगा, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो इसका H2O का कितना आ गया 18 ग्राम पर मोल। ठीक, अब n निकाल लें, हम क्या करें, हम यहाँ से n निकाल लें, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m कितना दिया है 0.018, इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, 0.018 अपॉन 18, यहाँ से हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, तो 18 और यहाँ भी 18 है, कितने बाद, तो ये आ जाएगा आपका 0.001 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल इसको हटा ही दो, तो ये बेसिकली आ रहा है n की वैल्यू। अब एक n में कितने नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब कि हम क्या कर दें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू एवोगाड्रोस नंबर, है ना, जो भी एवोगाड्रोस नंबर, क्योंकि एक में तो Na के बराबर होता है, यानी एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 के पावर 23, 6 हाँ वेरी गुड, आप सभी लोग बताए हो, गंगेश और अंशिका भी बताई हैं, आप सभी लोग बिल्कुल सही बताए हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना होगा n इंटू Na, और एक मतलब Na में कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23, और यहाँ पे आया कितना है 0.001, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 0.001। अब ये देखो 0.001 है और ये 23 है ना, तो 1 2 3 यानी कि 10 के पावर -3 है, और 10 के पावर -3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -3, क्योंकि डेसिमल पॉइंट 123 यानी कि 10 के पावर -3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखना ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। 23 अब a के पावर m, a के पावर n कितना होता है, m प्लस n होता है, 23 माइनस 3 यानी कि 20, यानी कि ये कितना आ जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 20, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा 6.02 इंटू 10 के पावर 20, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हियर। हाँ किशन बिल्कुल सही बताए हो आप, और कौन सही बताया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इन द गैसियस फेज फॉलो द ट्रेंड। आपको बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है, किसका ऑर्डर पूछा है, सी वालों, सी नहीं होगा बी होगा, पिछले का बी वाला आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, आपसे बेसिसिटी का ऑर्डर पूछा है। अच्छा बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, अब देखो हमारे पास NH3 है, NH3 है, 3 डिग्री का माइन है, 2 डिग्री का माइन है एंड 1 डिग्री का माइन है। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पूछ रहा है ना, तो NH3 हो, 3 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, इन्हीं सबको कंपेयर करना है, इन्हीं सबको क्या करना है, कंपेयर करना है। यानी हमारे पास NH3 है, 1 डिग्री का माइन है, 2 डिग्री का माइन है एंड 3 डिग्री का माइन है। अमाइन कैसा ग्रुप है, NH3 कैसा ग्रुप है, तो देखो अगर NH3 को देखो तो उसके पास क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन पे क्या होते हैं आपके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपकी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। और यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे आया है, यानी कि वहां पे एल्किल ग्रुप अटैच होगा, एल्किल ग्रुप जो है वो हमारा प्लस आई देता है, प्लस आई ग्रुप होता है, यहाँ पे 2 प्लस आई होंगे, है ना, यहाँ पे 2 प्लस आई होंगे, यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, 3 प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब प्लस आई क्या करता है, प्लस आई हमारा जो है प्लस आई आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स है वो इंक्रीज करेंगे, यानी कि एबिलिटी जो है कि एक्सेप्ट प्रोटॉन करने की, इनके पास जो एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होगी दैट विल इंक्रीज, तो वो इंक्रीज होगा तो वो एक बेटर बेस की तरह काम करेंगे, है ना।
यानी कि 3 डिग्री जो है जिसके पास 3 प्लस आई इफेक्ट है, उसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि उसकी बेसिसिटी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी लार्ज। फिर आएगा 2 डिग्री एंड लीस्ट सबसे होगी ये आपकी बेसिसिटी NH3 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। NH3 1 डिग्री 2 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिसिटी यहाँ 3 डिग्री की होगी। ठीक है, चलो अभी पीडीएफ का मैं बता दूंगी आपको, पीडीएफ कहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, फोर्थ पे आओ, कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गॉज इज कॉल्ड डैश प्रोसेस। ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है कि आपका अमोनिया नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट ऑक्साइड में बन जा रहा है, अमोनिया इज चेंजिंग इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम गॉज। ये आप पढ़े हो कहाँ पे, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस पढ़े हो, ये आपने क्या पढ़ रखा है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, NO2 यहाँ पे जो है आपका NH3 और NO रिएक्ट करते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होती है आपकी, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस होती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, ऑस्टवाल्ड, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ पे आते हैं, फिफ्थ कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम डैश एट गिवन टेम्परेचर। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन पहली बात क्या होती है, वेरी गुड मॉर्निंग महादेव, ओके क्या नाम रखा है आपने। तो यहाँ पे कह रहा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सेम क्या चीज सेम होगा एट गिवन टेम्परेचर। अब सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होनी चाहिए कि व्हाट आर दीज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर बात करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन की, आपने सुना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर में 3 टाइप के सॉल्यूशन सुने होंगे, है ना, 3 टाइप के सॉल्यूशन सुने होंगे। और क्या होता है इसमें, एक ऐसा कंडीशन होता है, मतलब जो तीनों सॉल्यूशन होते हैं, पहला एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें मान लो बाहर से सब्सटेंस अंदर आएगा, क्योंकि क्या होता है बाहर में जो कंसंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे मूवमेंट होती है, तो ये अंदर आते हैं। इस टाइप के सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, कौन बताएगा भाई। इस टाइप के सोल्यूशन अगर प्रेजेंट रहे तो इस टाइप के सोल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। इनको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल इट हाइपरटोनिक सोल्यूशन। और अगर हमारे पास ऐसा सोल्यूशन प्रेजेंट हो जिसमें अंदर का कंसंट्रेशन और बाहर जो भी प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन सेम हो, तो यहां से यहां जाएगा, अगर अंदर से बाहर मूवमेंट होगी तो बाहर से अंदर भी मूवमेंट होगी, यानी कि कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, सेम रहने वाला है। ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। एक लास्ट में क्या होता है, जब अंदर कंसंट्रेशन क्या हो, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो, अब ज्यादा होगा तो बाहर मूवमेंट होगा, बाहर मूवमेंट होगा, बाहर मूवमेंट होगा, तो इस टाइप के सोल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक। ठीक, अब 3 क्राइटेरिया बन रही है। अगर इसमें देखो हाइपरटोनिक में क्या होगा, जब बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो क्या होगा, सेल कैसा हो जाएगा, सेल फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी ना, किसी में आप ज्यादा पुट करते जाओ, ज्यादा डालते जाओ, ज्यादा मूवमेंट होगी, तो यहाँ पे आपकी सेल क्या कर जाती है, स्वेलो कर जाती है, यानी फूल जाती है। आइसोटोनिक में एज इट इज रहती है, क्योंकि जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर जा रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल कंसंट्रेशन है, कोई उतना मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बात करें तो हाइपोटोनिक में क्या होता है, अंदर से बाहर, सेल के अंदर से बाहर चीजें जा रही हैं, यानी कि अपने फिंगर्स को आपने देखा होगा, जब आप पानी में ज्यादा काम कर देते हो या फिर पानी में ज्यादा देर तक हाथ रह जाता है तो उंगलियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, है ना, यानी कि अंदर से मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स तो उंगलियां क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, एंड दिस इज और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सेल कैसा हो जाता है, श्रिंक कर जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अगर आइसोटोनिक सोल्यूशन है, यानी कि ये वाला सोल्यूशन प्रेजेंट है, तो इसका क्या चीज सेम होगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, कंसंट्रेशन सेम है उसके रिगार्डिंग। आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, जो पाई इज इक्वल टू, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT, सेम टेम्परेचर पे, ये तो ठीक है, ये सेम टेम्परेचर पे पाई सेम आने वाला, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आने वाला है, तो यही आपसे पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। आइसोटोनिक मतलब कि ऑस्मोटिक में ही आता है, ऐसे ही सही मारना था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम क्या है, ओके, माय नेम इज दीपिका, ओके, नाम नहीं पता। 6th पे आ जाओ, क्यूमीन का बेसिकली आपसे नाम पूछा है। क्यूमीन जनरली क्या होता है, अगर ये हमारी जो रिंग है ये CH
और ये CH3, ये CH3, यानी कि ये क्या है, मेथेट प्रॉप आइसोटाइप है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, क्या नाम होता है इसका, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। और आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं क्यूमीन। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as, बताओ अगर हमारे बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या कॉज होगा। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लासेस में भी कराया है। ये आपका क्या होता है, स्कर्वी हो जाती है। यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, स्कर्वी देखने को मिलती है। ठीक है, ये सारे डिजीज वहां पे भी थी। 8 क्वेश्चन, ल्यूकस रिएजेंट इज, किस लिए यूज होता है ल्यूकस रिएजेंट। देखो बेसिकली जब हम एल्डिहाइड्स की बात करते हैं तो वहां पे ल्यूकस रिएजेंट ये पता करने के लिए कि जो हमारा एल्डिहाइड प्रेजेंट है वो 1 डिग्री का एल्डिहाइड है या फिर 2 डिग्री का एल्डिहाइड है या फिर 3 डिग्री का एल्डिहाइड है, उसको पता करने के लिए एल्डिहाइड किस कैटेगरी का है, कितने डिग्री का है, तो हम क्या यूज करते हैं, ल्यूकस रिएजेंट यूज करते हैं। ठीक है, अब ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, तो अगर हमारे पास क्या हो, कंसंट्रेट फॉर्म में HCl हो और साथ में HCl हो एंड एनहाइड्रस फॉर्म, एनहाइड्रस ZnCl2 हो, क्या ZnCl2। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा ल्यूकस रिएजेंट होता है, यही हमारा क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है। और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसी की हेल्प से हम जो है एल्डिहाइड्स को क्लासिफाई करते हैं कि 1 डिग्री, 2nd डिग्री एंड 3rd डिग्री टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, डिग्री टेस्ट करने के लिए। तो 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, RnS2 plus X plus 3KOH give RnC plus 3KCl plus H2O, here X is। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ रहा है कि X क्या है। तो देखो ये आपका क्या होता है, ये आपका CHCl3 होता है, क्लोरोफॉर्म होता है। और ये बेसिकली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, अगर आपको पता है, आपने ध्यान दिया है, तो आपकी ये कार्बोलामाइन रिएक्शन है। ठीक है, कार्बोलामाइन रिएक्शन है जहां पे हम प्राइमरी अमाइन के बारे में टेस्ट करते हैं कि हमारा जो अमाइन प्रेजेंट है वो किस टाइप का अमाइन है। अगर 1 डिग्री का अमाइन है, ये क्या बनता है, RnC बनता है ना। तो यहाँ से प्राइमरी अमाइन का हम टेस्ट करते हैं एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड योर कार्बोलामाइन रिएक्शन। और X क्या होगा, तो X आपका CHCl3 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर आपका ये CHCl3 वाला हो जाएगा। ठीक है, 9th का। ओके, हाँ ठीक है, क्वेश्चन ने बताया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10th क्वेश्चन। अपने पास 10th क्वेश्चन कह रहा है, डैश इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। लाइम, और ये आप क्लास 10th में बहुत ज्यादा इसको पढ़ते थे, है ना, लाइम, क्विक लाइम, स्लेग लाइम, ये सारी चीजें, है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, क्विक लाइम। तो आपके पास CaO जो होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, ये क्विक लाइम होता है या फिर लाइम कहते हैं। स्लेग लाइम क्या होता है, तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट हो, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या होता है, अपना स्लेग लाइम होता है, स्लेग लाइम होता है। और ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम होता है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे, क्विक लाइम। तो क्वेश्चन था क्विक लाइम के बारे में, तो कौन सा हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ओके, हाँ गंगेश ने भी बिल्कुल सही बताया है। गलत बताया है मैम, नहीं यार, उसने बी ऑप्शन बताया था, बी ही सही था यहाँ पे, मतलब यही वाला बी लिखा हुआ है ना। ठीक है, इस पे मैंने बोला सही है। ठीक, कोई बात नहीं, आ जाओ। सॉल्ट ऑफ डैश आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। हमें क्या चाहिए, न्यूट्रल सॉल्ट चाहिए जिसकी पीएच वैल्यू 7 हो। देखो ये होता है हमारा पीएच स्केल, ये होता है अपना पीएच स्केल, जहां पे यहाँ पे मार्किंग होती है 0, यहाँ पे होता है 7 एंड यहाँ पे होती है 14। जितना इधर आओगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगी, उतनी क्या मिलेगी, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगी। और जितना इधर जाओगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। क्या मिलेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। हमें एक सॉल्ट चाहिए जो कि यहाँ पे लाई करे, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है पीएच स्केल पे। तो हमें एक ऐसा सॉल्ट चाहिए जो यहाँ पे लाई करे, न्यूट्रल हो। यानी हम एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड ले ले, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, दोनों एक दूसरे को बराबर हद तक न्यूट्रलाइज करेंगे और हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सॉल्ट्स ऑफ डैश आर न्यूट्रल विथ पीएच वैल्यू ऑफ 7। तो किसके सॉल्ट्स, तो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, पहला ऑप्शन ही सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। हाँ वही जिद्दी गर्ल, ठीक है,
आप लोग नाम कैसे कैसे रख लेते हो। ठीक, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। CH3CHO and C6H5CH2CHO can be distinguished chemically by, ठीक है, इसमें डिस्टिंग्विश करना है तो ये कैसे होगा। देखो, बेनेडिक्ट टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट, ये सब हम एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए करते हैं कि जिससे हमें पता लग जाए कि वो कंपाउंड जो है वो एल्डिहाइड है कि नहीं। रह गया आइडोफॉर्म टेस्ट, तो आइडोफॉर्म टेस्ट हम यही इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट होता है तो हमें आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव मिलती है ना। और अगर आप CH3CHO को देखो, मिथाइल कीटो ग्रुप मतलब CH3CO, ठीक है, ऐसा ग्रुप, इसको मिथाइल कीटो ग्रुप कहते हैं। अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देना है, और ना हो तो नहीं देगा। तो CH3CHO यहाँ पे मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये इस टेस्ट को देगा। लेकिन वही C6H5CH2CHO, ये आपका मिथाइल कीटो ग्रुप ना प्रेजेंट होने की वजह से ये आपका इस टेस्ट को नहीं देने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट हो जाएगा। तो ये इन दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। बी गंगेश, जिद्दी गर्ल, और कौन बताया है, महादेव। ओके, आप तीनों ने बिल्कुल सही बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अपने पास, मरकरी सेल कंसिस्ट ऑफ डैश एट कैथोड। यहाँ पे किसके बारे में पूछ रहा है आपसे, मरकरी सेल के बारे में पूछ रहा है। मरकरी सेल कैसा होता है, एक प्राइमरी सेल होता है। क्या होता है, प्राइमरी सेल होता है, जिसके कैथोड पे क्या प्रेजेंट होता है, तो कैथोड पे जनरली वहां पे जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट के साथ साथ जो है आपका HGO का मिक्सचर देखने को मिलेगा। किसका किसका, ग्रेफाइट एंड HGO का मिक्सचर देखने को मिलेगा। कैथोड पे HGO एंड ग्रेफाइट का मिक्सचर देखने को मिलेगा। अच्छा बताओ, एनोड पे क्या प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। अभी तो आपसे कैथोड पे पूछ रहा है क्या प्रेजेंट होता है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एनोड पे क्या प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एनोड की बात करें तो Zn प्रेजेंट होता है, और जो जिस मीडियम में इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे होते हो, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दैट इज योर, आप KOH ले सकते हो, ZnO ले सकते हो, ये सब इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज होता है। ठीक है, तो ये तीन चीज है। तो मरकरी सेल एक प्राइमरी सेल है जिसमें कैथोड पे मिक्सचर होता है HGO एंड ग्रेफाइट का। क्या राइट आंसर हो जाएगा, HgCl2 Hg, ये भी गलत है, पेस्ट ऑफ HGO एंड कार्बन, ये सही जाएगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक फॉर्म है अपना कार्बन का, ये क्या होता है, ये अपना फॉर्म है कार्बन का, तो ये आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे आते हैं। 14 अपना कह रहा है, 14 अपना कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड। हमें क्या कराना, ऑक्सीडेशन कराना है। कौन कौन सही बताया है, गंगेश, किशन, ठीक है, बी बताया है आप लोगों ने, बी ऑप्शन राइट था। हाँ एग्जैक्टली, बी ऑप्शन राइट था, चलो वेरी गुड। 14 क्यों बताओ भाई, 14 कह रहा है कि हमें अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करना है। अमोनिया को नाइट्रेट में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। देखो, अपने पास होता है NH4+, अपने पास क्या होता है NH4+। बेसिकली ये जो प्रोसेस है नाइट्रेट में किया तो हम कहेंगे कि ये क्या होता है, नाइट्रेशन होता है। प्रोसेस कौन सी हो जाती है, नाइट्रेशन हो जाती है। लेकिन होता कैसे है, तो NH4+ और O2 ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NO2-, और भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं एज अ साइड प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोडक्ट है वो NO2- होता है, और क्या मिलेगा, H+ भी बनेगा यहाँ पे, और H2O भी बनेगा, H+ और H2O। ठीक, फर्दर ये NO2- जो है ये रिएक्ट करेगा, कौन, अमोनिया NH4+ का रिएक्शन कराया तो NO2- बनता है, और ये NO2- जो है ये O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेसिकली NO3- बनाएगा, एंड ये पूरी प्रोसेस इज योर नाइट्रेशन। 14 का सी होगा, सी होगा, सी होगा। 14 का अमोनिया इंटू नाइट्रेट, अमोनिया इंटू नाइट्रेट, नाइट्रिफिकेशन ही होगा। ठीक है, यही ऑप्शन होगा, बी होगा, अमोनिफिकेशन नहीं, अमोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ।
अमोनिफिकेशन वाला भी इसमें एक क्वेश्चन है, अभी दिखाऊंगी। अमोनिफिकेशन तब होगा जब अमोनिया बनाओगे, है ना, अमोनिया का फॉर्मेशन किसी तरीके से हो रहा होगा। नाइट्रिफिकेशन यानी नाइट्रेट बन रहा होगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिसिटी। अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे हो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। तो यहाँ पे एक ही ग्रुप का नाइट्रोजन फैमिली आपकी इन्वॉल्व है, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली इन्वॉल्व है और उसकी आपकी बेसिसिटी ऑर्डर को आपको अरेंज करना है। और अगर आप देखो तो सेम ग्रुप के हैं, और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे क्या होने वाला है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, चलो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे नाइट्रोजन फैमिली में, वैसे क्या होगा, जो एटॉमिक साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पे जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं आपके एटम में वो इंक्रीज करेंगे। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो होगी, NH3 में भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो साइज बढ़ रही है, साइज बड़ी होते जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा पे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, छोटे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो जो छोटे पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो ज्यादा काम करेगा ना, एज कंपेयर टू इतने बड़े से पे थोड़ा सा बोझ रखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, है ना। तो कौन सा ज्यादा काम करेगा, जिसकी छोटी होगी। तो इस वजह से क्या होता है, लोन पेयर जो होता है लेस अवेलेबल हो जाता है डोनेशन के लिए जब साइज बड़ी हो जाती है। तो जिस वजह से जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वैसे वैसे वहां पे जो बेसिसिटी है डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करने को देखने को मिलती है। क्या हो जाएगा, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भाई? पहला ऑप्शन में ये कह रहा है NH3 की ज्यादा, और ठीक है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक ही लाइन से दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 16 पे आओ। 16 कह रहा है व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव आर ट्रीटेड विद CO and HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl इट गिव्स। यहाँ पे क्या मिलेगा देखना थोड़ा, जैसे आपका क्या कह रहा है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, या फिर बेंजीन हो या फिर इसका डेरिवेटिव कुछ भी हो, ट्रीटेड विद, हमारे पास क्या है CONHCl है, साथ में हमारे पास होता है एनहाइड्रस AlCl3 और साथ में CuCl, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो हमें बनने वाला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बेंजल्डिहाइड मिलेगा, CHO, ये मिलता है। दिस इज योर बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 16, ठीक है। 16 के लिए आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17 नाउ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखो आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो यानी -I इफेक्ट प्रेजेंट हो, वो क्या करता है, वो आपकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। -I ग्रुप जितना स्ट्रॉन्ग उतनी ज्यादा आपकी क्या होने वाली है, एसिडिटी होने वाली है। आपके पास क्या क्या है, फ्लोरीन है, CN है, NO2 है और CF3 है। बताओ भाई, यहाँ पे CN, फ्लोरीन, NO2 और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है, तो फ्लोरीन जो है मैम ना, ये सबसे ज्यादा कैसा होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ओके, यहाँ पे तो 3-3 फ्लोरीन है, इस कार्बन के पास 3-3 फ्लोरीन है, 3-3 -I इफेक्ट वाले हैं, यानी कि उसमें जो आपकी आई इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी कि आई इफेक्ट ज्यादा मतलब कि उसकी जो क्या कहते हैं इसको, सॉरी, एसिडिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा -I इफेक्ट उतनी ज्यादा एसिडिटी, ये हम GOC में जनरली पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी CF3 है, फिर NO2 है, फिर CN है, यानी कि यही ऑर्डर होने वाला है, ठीक। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 17 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 18, कन्वर्जन ऑफ हेक्सेन इनटू बेंजीन इन्वॉल्व्स द रिएक्शन ऑफ। हमें क्या करना है, हेक्सेन को बेंजीन में कन्वर्ट करना है। हेक्सेन यानी कि हेक्स, यानी कि यहाँ पे आपकी कार्बन की रिंग होगी। चलो कितनी कार्बन की रिंग, रिंग नहीं होगी क्योंकि हेक्सेन है। अब देखो यहाँ पे CS2 ये 3 होगा, CS2 1 2 3
देखो यार मैं सिंपली ऐसे बनाती हूँ ना, इजी होगा। ये CH3, ठीक है, ये ऐसी है। अब पहली चीज कि इस रिंग को हमें क्या करना है, जोड़ना है बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए, फॉर द कन्वर्जन टू बेंजीन, हमें बेंजीन के फॉर्मेशन के लिए इसको जोड़ना है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं CrO3। CrO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये क्या कॉज कराएगा, यहाँ से रिमूवल होगा H2 का। H2 का रिमूवल होगा, कितने H2, 2 H2 निकलेंगे, मतलब एक ही मोल ऑफ H2 निकलेगा। और कहाँ कहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यानी कि यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। और H2 दोनों जगह से H2 क्या हो गया, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से निकल गया, तो हमें ये बना। स्टिल हमारे पास क्या है, हमें तो बेंजीन चाहिए और ये तो साइक्लोहेक्सेन बना है। ये क्या बना है अपने पास, साइक्लोहेक्सेन बना है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम 800 लगभग 800 केल्विन के अप्रॉक्स, 873 ऐसे होता है, 900 अप्रॉक्स। यहाँ पे हम प्रोसेस कराते हैं, दैट इज योर एरोमेटाइजेशन। क्यों एरोमेटाइजेशन बोला, जस्ट बिकॉज कि ये क्या है, ये बेंजीन बन गया ना, तो यानी कि हम यहाँ पे एक एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किए हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, एरोमेटाइजेशन कर रहे हैं। एंड हेंस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे आपके 3 H2 का रिमूवल हुआ होगा। यहाँ से आपके H2 निकले होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड बनाना, हमें CH चाहिए, तो यहाँ से H2 का रिमूवल हुआ होगा। कितने, 3 H2 का रिमूवल हुआ होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है एंड हेंस द प्रोसेस इज डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, गंगेश ने बताया है डी। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 15 एलिमेंट्स एक्ट एज लुईस बेस। बताओ भाई, लुईस बेस ग्रुप 15 एलिमेंट कौन होती है, अपने पास नाइट्रोजन फैमिली, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में वो लुईस बेस, मान लो NH3 है, ये एक बेस होता है और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी तब ये रिएक्ट करेगा, 3 होगी, +3 -3 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी -3 होती है, इसमें ये लुईस बेस की तरह एक्ट करता है। 20 which is used as a solvent during reaction with Grignard reagent। तो देखो, जब भी हम रिएक्शन कराते हो Grignard reagent के साथ, जो RMGX होता है, वहां पे एक शब्द लिखते हो ड्राई ईथर। क्या लिखते हो, ड्राई ईथर। अरे क्या लिखते हो, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, अगर हम ईथर बात करें तो इसमें से ईथर कौन सा है भाई, यहाँ पे देखो, ईथर वही होता है ऑक्सीजन के या तो R डैश, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज योर ईथर। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन के इधर भी आपका इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और ये कौन सा ईथर है, डाई इथाइल ईथर है। ठीक है, डाई इथाइल ईथर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। डाई इथाइल ईथर को हम सिंपली ईथर भी बोल देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसके लिए। 21 पे आओ। 21 कह रहा है द रेट DA/dt फॉर अ रिएक्शन 3A इज इक्वल टू 2B। देखो, ये रिएक्शन हो रही है 3A से 2B और आपसे पूछ रहा है आपको क्या निकालना है, DA/dt। DA/dt यानी कि रेट की बात की है। अगर रेट लिखो इस रिएक्शन की, तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो DA/dt और क्या कहते हैं इसको, हम किसमें लिखते हैं, 1/3 के फॉर्मेट में, और रिएक्टेंट को हम नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, यही करते हैं। चलो ठीक, नेक्स्ट क्या होगा, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट है हमारा B, यानी कि dB/dt। ठीक, ये कितना होगा, 1/2। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, DA/dt निकालना है, यानी कि सिर्फ इतना चाहिए। तो 3 को और माइनस को इधर भेज दें, तो हमें क्या मिलेगा, DA/dt इज इक्वल टू, माइनस इधर आया यानी -3 आएगा इधर, तो ऊपर चला जाएगा 3/2 dB/dt। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, -3/2 dB/dt, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 21 का ऑप्शन नंबर ए, 21 का बी बताया जा रहे हो लोग, वंश ने बताया है ए, जो कि बिल्कुल सही है। वंश ने 21 का डी भी बोला है।
2d/dt नहीं होगा, क्योंकि आपको सिर्फ ये कहाँ गया, आपको सिर्फ इतना निकालना, ये तो इधर ट्रांसफर करोगे ना तो ये आएगा। आई गेस किसी ने सही नहीं बताया है, ठीक है, जिद्दी गर्ल ए बता रही हो, ओके आपने बिल्कुल सही बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 22nd। FeSO4 plus H2O2 is called, बताओ ये कौन सा आपका सोल्यूशन हो जाएगा या फिर कौन सा रिएजेंट हो जाएगा। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फेंटॉन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, FeSO4 along with H2O2 is your Fenton's reagent। ऑप्शन नंबर डी is going to be right for क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, इस पे आओ। ये कह रहा है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3 इज अप्रोक्सीमेटली। ऐसा हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया, एक बार फिर कर लेते हैं। मोल्स इज इक्वल टू, यानी N इज इक्वल टू M/M। ठीक है, M की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो 4.25 ग्राम है, 4.25 ग्राम है, और NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी उस अकॉर्डिंग ये 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 3 3। ठीक है, 14 15 16 17, तो ये 17 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाई 17। अब इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है, 17 2 34, 3 5 85, इतना आ रहा है ये, यानी कि N की वैल्यू आ गई सबसे पहले 0.25। कितनी आ गई अपने पास, 0.25 N की वैल्यू आ गई। अब हमें मॉलिक्यूल्स, तो आपको क्या बताना, नंबर ऑफ एटम्स, एक एटम में कितने नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो यहाँ पे 0.25 मॉलिक्यूल्स अगर आप निकालो तो मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0.25 इंटू एक में कितने होंगे, तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23। ठीक है, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 इतने होंगे। ठीक है, बताना कितना आएगा भाई, मैं 6 अप्रॉक्स 6 लेके इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यानी कि ये हो जाएगा 30 6 12 15, इतना अप्रॉक्स आ रहा है। ओके, टू 10 के पावर 23। आप कैलकुलेटर यूज करके बताओ मुझे इसका कितना आएगा, 0.25 इंटू 6.22। इसको अप्रॉक्स 6 ले लो ना, 6 लेके करो, अप्रॉक्स में आंसर मिल जाएगा। तो 1.50 समथिंग के आएगा। ठीक है, 1.50 इंटू 10 के पावर 23 इतना ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ एटम्स पूछा है तो NH3 में कितने एटम्स हैं, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, यानी कि टोटल 4 एटम्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.50 इंटू 10 के पावर 23 इंटू 4, है ना। तो 6.0 इंटू 10 के पावर 23 इतना लगभग आ रहा है। 6.0 इंटू 10 के पावर 20, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसके लिए फॉर क्वेश्चन नंबर 24। ओके, जिद्दीगढ़ ने ए बताया है और महादेव ने ए बताया, चलो वेरी गुड। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट इट। ओके, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो यू कैन आस्क। ठीक है, आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो सेशन को लाइक जरूर से करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहेंगे बहुत सारे MCQs के साथ। ओके।